नमस्कार साथियों, आप सभी का भावेश मैथ्स पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम लोग बात कर रहे थे समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, यानी आज की इस क्लास के अंदर हमारी जो बातचीत होने वाली है वह होने वाली है सर समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। और एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अभी इस क्लास के अंदर समबाहु त्रिभुज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपके जानकारी में होगा सर समबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब एक ऐसे त्रिभुज से है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज तीनों भुजाएं कैसी है, बराबर है। और आपकी जानकारी के लिए, अगर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, तो जो भी त्रिभुज के अंदर शब्दावलियां जो आपके जानकारी में है वो सब चीजें बराबर होती है। यानी समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का है, समबाहु त्रिभुज में जो तीन माध्यिकाएं होती है वो तीनों बराबर लंबाई की होती है, समबाहु त्रिभुज में जो तीन शीर्ष लंब होते हैं तीनों शीर्ष लंब भी बराबर लंबाई के होते हैं। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का और तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हम समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है इसको हम संकेत ए से मानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ए जो है वह भुजा के लिए काम आने वाला हमारा संकेत रहने वाला है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूलों के बारे में यहां पर डिस्कस करते हैं हम लोग यहां पर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहली चीज है, हम लोगों ने जब भुजा को ए माना तो बताइए परिमाप क्या होता है। परिमाप, पेरीमीटर, आपके दिमाग में होगा परिमाप यानी कि 3 गुणा भुजा, ठीक है। और पेरीमीटर को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर संकेत में लिखना चाहेंगे तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 3a। यानी देखिए, परिमाप का अभिप्राय है बाहर की माप है। बिंदु ए से आप दौड़ते हुए पहुंच गए बिंदु बी पर, बिंदु बी से आप पहुंच गए बिंदु सी पर, यानी ए से बी की ओर, बी से सी की ओर और सी से ए की ओर जाते हुए जब पूरा एक राउंड कर लेंगे, इसको हम कहते हैं परिमाप। 3 गुणा भुजा 3a, ये परिमाप का फॉर्मूला हो गया। चलिए यहां से हम लोग दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई, यानी समबाहु त्रिभुज की हाइट की बात कर रहे हैं, ऊंचाई। देखिए, अब ऊंचाई शब्द कहें या ऊंचाई के लिए आप दूसरा शब्द शीर्ष लंब काम में लें तब भी वही चीज है सर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ही समबाहु त्रिभुज के लिए शीर्ष लंब होता है। और समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका की अगर बात करता हूं तब भी वही शब्द हमारे, है ना, उसका अभिप्राय वही बन करके आता है, ठीक है। हम में से जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। ऊंचाई का मतलब है हाइट, शीर्ष लंब का मतलब है एल्टीट्यूड, और माध्यिका का अभिप्राय है मीडियन, ठीक है। ये तीनों ही जो चीजें हैं समबाहु त्रिभुज के लिए वो एक ही है, ठीक है। और इसके लिए जो आपका फॉर्मूला रहेगा, आप अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई के लिए वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा, या अगर संकेत रूप में बात करें तो √3/2a, ये आपका जो है हाइट के लिए फॉर्मूला होगा। अब देखिए सर, फॉर्मूला कैसे होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं छोटे स्तर के ऊपर। देखिए, मैंने यहां पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर दिया, ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि भुजा क्या है, ए के बराबर है। अब आप ध्यान दें, इस बिंदु शीर्ष, अगर मान लिया शीर्ष बिंदु ए है तो ए से अगर मैं सामने वाली भुजा पर क्या करता हूं, लंब डालता हूं एपी के रूप में। तो मुझे बताइए, ये जो एपी है, इसी एपी को हम लोग शीर्ष लंब भी कह रहे हैं, इसी एपी को हम लोग माध्यिका भी कहेंगे, क्योंकि ये लंब जो है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर के मिलने वाला है। और सामने वाली भुजा का जब मध्य बिंदु शीर्ष से मिलता है तो इसी को आप क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहा करते हैं। और चूंकि ये सामने वाली भुजा को 2 भागों में बांटता है बराबर बराबर, अगर ये पूरी लंबाई a है तो ये हिस्सा जो है आपका आधी भुजा a/2 हो जाएगी, और ये 90 डिग्री का कोण है। और मुझे ऊंचाई h की बात करनी है तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, पाइथागोरस प्रमेय की बात कर सकता हूं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, कर्ण स्क्वायर। ये देखिए, कर्ण का मतलब है 90 के सामने वाली भुजा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो कि हो गया h स्क्वायर, और आधार स्क्वायर यानी a/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो a²/4। चलिए पक्षांतर करने के बाद की हमारी पोजीशन, तो h स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a² - a²/4, जो कि कैलकुलेशन करने के बाद h स्क्वायर बराबर 4 आपका लसअप हो गया। तो ये पोजीशन रहेगी 4a² - a²/4। आगे की गणना करते हुए घटाने पर 3a²/4, और जब मैं वर्गमूल लूंगा तो h का मान क्या होगा, 3 का वर्गमूल √3a/2,
यानी कि ये जो है आपके ऊंचाई के लिए फॉर्मूला जो मैंने यहां पर आपके लिए लिखा भी है, ऊंचाई √3/2 a भुजा। समझ गए? तो इस माध्यम से जो है हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की बात कर सकते हैं। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि ऊंचाई, देखिए हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोगों को केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है, वर्गमूल 3/2a। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आपको लगता है तो मैंने इसको जो है पूरा समझाया है, अभी मैं इसको मिटाने वाला भी हूं, है ना। तो समझाया तो आप वापस से जो है वीडियो को पीछे जाते हुए प्ले करते हुए फिर से समझते हुए कि किस प्रकार से यहां पर ध्यान दें, ये समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष से हमारे द्वारा डाला गया लंब ही उसकी ऊंचाई है। आपके जानकारी में है कि भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम संकेत a के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और डाला गया जो लंब है सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर के ये मिलता है। तो अगर पूरी भुजा a है तो ये भुजा आपकी a/2 होगी और मैं इसके अंदर ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए, चूंकि समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय की हम बात कर सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। और जो मैंने यहां पर लिखा है, कर्ण स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर, लंब स्क्वायर h स्क्वायर और आधार स्क्वायर का मतलब है a/2 का स्क्वायर जो कि a/a²/4। और जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 4 एलसीएम लेकर के ना, पहले a²/4 का पक्षांतर कर दिया a स्क्वायर के पास में ले जाते हुए, जब आपने एलसीएम लेके इसको घटा दिया तो है ना 4 लसपा हो गया, तो 4a² - a² जो कि 3a²/4 के रूप में, और जब उसका वर्गमूल ले लेंगे तो √3/a के रूप में ये आपकी जो है ऊंचाई निकलती है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस कर लिए सर। पहली चीज जो हम लोगों ने यहां पर बात की है, समबाहु त्रिभुज होने की स्थिति में उसका परिमाप क्या हो। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, चूंकि यहां पर 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं आपस में कैसी है, बराबर बराबर लंबाई की है, तो इसलिए परिमाप 3 गुना भुजा के बराबर हो गया। पहली चीज तो ये हो गई सर। नंबर दूसरी चीज है, आपके जानकारी में है कि भाई ऊंचाई के लिए क्या फॉर्मूला रहा, ऊंचाई का फॉर्मूला हमारा h बराबर √3/2 गुना भुजा हो गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको यहां पर पढ़ना चाहिए, वह है समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, यानी उसका एरिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, √3/4 a²। यानी अगर मैं बात करूं a का मतलब भुजा से है, तो हमारा फॉर्मूला रहा क्षेत्रफल के लिए वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है सर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमको यही पढ़ना है, लेकिन त्रिभुज का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। और जब मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात, देखिए कहां से आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल 1/2 आधार और ऊंचाई का गुणा हुआ करता है। तो मैं यहां से 1/2, आधार का मतलब किससे हो गया सर, आधार का मतलब ये वाली भुजा, ये पूरा का पूरा आपका क्या रहा, त्रिभुज का आधार है, जिसको कि हम a लिखा कर रहे हैं। और ऊंचाई जो अभी हम लोगों ने यहां पर लिखी हुई है √3/2, और भुजा का मतलब a से है। जब मैं इसका गुणा करता हूं, देखिए अंश के अंदर एक तो √3 है, एक a और a का गुणा भी है, और आप ध्यान करें a और a का गुणा क्या हो गया, a²। तो √3a² और 2 और 2 का गुणा क्या हो गया, 4, तो √3a²/4 ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो कुल मिलाकर के हमने 3 फॉर्मूले यहां पर डिस्कस कर लिए हैं सर, और ये बेसिक रिजल्ट्स के रूप में आपके समबाहु त्रिभुज के आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब यहां पर देखो हम बात करने वाले हैं चौथी स्थिति, है ना। कुछ चीजें हम लोगों को प्रश्नों से पहले याद करनी है, ध्यान रखनी है। तो जो चौथी संभावना हमारी बनेगी इसमें है समबाहु त्रिभुज। देखिए केवल और केवल ये जो फॉर्मूले अभी लग रहे हैं वो समबाहु त्रिभुज के लिए लग रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त की त्रिज्या, परिगत वृत्त की त्रिज्या, और ध्यान देना परिगत वृत्त का मतलब किससे होता है सर, हमारे दिमाग में आएगा परिगत वृत्त का अभिप्राय है सरकम सर्कल से है, ठीक है ना। और त्रिज्या का मतलब किससे है, रेडियस से है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, समझ गया ना, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, और जिसको कि हम लोग कैपिटल R से लिखा करते हैं। देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है उसको ध्यान देना, ये समबाहु त्रिभुज हमारा है, ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है। और परिगत वृत्त का अभिप्राय एक ऐसे वृत्त से है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के गुजरता है। ये वाला जो वृत्त हम लोगों ने ड्रॉ किया है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं सर, परिगत वृत्त कह रहे हैं, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए परिगत वृत्त की त्रिज्या का मतलब है कि वृत्त के केंद्र से इस शीर्ष की दूरी, इसको हम लोग कैपिटल R इस संकेत के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परिगत वृत्त की त्रिज्या। और परिगत वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला रहा हमारा भुजा
बटा वर्गमूल 3, और जिसको अगर मैं संकेत रूप में लिखूंगा तो ये पोजीशन रहेगी a बटा रूट 3। ये ध्यान दीजिए, ये सभी प्रकार के त्रिभुजों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं बार बार निवेदन आपसे कर रहा हूं। ये a बटा रूट 3 परिगत वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है, केवल और केवल समबाहु त्रिभुज के लिए है। चलिए पांचवी स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज, इसलिए मैं बार बार लगातार समबाहु त्रिभुज लिख भी रहा हूं, है ना। समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो शब्द हैं उनका अर्थ समझते हैं। अंतर्गत वृत्त, अंतर्गत वृत्त का मतलब होता है इन सर्कल, और त्रिज्या का अभिप्राय फिर से रेडियस की बात हो गई। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अंतर्गत वृत्त का मतलब इस प्रकार की हमारी स्थिति बनी, मान लिया यह आपका एक समबाहु त्रिभुज है। अंतर्गत वृत्त का मतलब है त्रिभुज के अंदर बनने वाले उस वृत्त से जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनता है। इसको हम लोग कह रहे हैं अंतर्गत वृत्त इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसकी त्रिज्या है हमारी, उसी को हम लोग यहां पर अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या के रूप में, और ध्यान दीजिए इसका जो संकेत है हमारे द्वारा वह स्मॉल आर के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। तो छोटा आर, स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या रहने वाला है सर? भुजा बटे में 2 रूट 3, यानी कि a बटा 2 रूट 3, ये आपका फॉर्मूला रहेगा सर अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या के लिए। अब ध्यान दीजिए दोनों में अंतर कहां है सर? देखिए परिगत वृत्त की त्रिज्या, जिसको आप कैपिटल आर संकेत से लिख रहे हैं, वो a बटा रूट 3 हुआ करती है, और अंतर्गत वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम छोटे आर से लिख रहे हैं, ये a बटा 2 रूट 3 होती है, ठीक है सर। तो चलिए, तो आज के लिए तो आपको इसको याद रखना है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ूंगा आपको आगे पढ़ाते समय, जब समबाहु त्रिभुज के बाद हम समद्विबाहु कर लेंगे, उसके बाद समकोण त्रिभुज कर लेंगे, और जब त्रिभुजों के बारे में बात करेंगे तो उस दिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये आने वाले फॉर्मूले जो त्रिभुज के लिए जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपके परिगत वृत्त और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्याओं के, ये फॉर्मूले आपके वहीं से डेराइव होकर के आ रहे हैं। तो इसका जो डिटेल डिस्कशन है हम लोग जब त्रिभुज पढ़ेंगे उस दिन उस क्लास के अंदर करना चाहेंगे, ठीक है जी। अब छठी बात, अब देखो इसके माध्यम से हम लोग ये क्या लगा पा रहे हैं अंदाज, भाई आप देखें परिगत वृत्त की त्रिज्या a बटा रूट 3 और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या क्या है? a बटा 2 रूट 3 है। तो मुझे बताइए कैपिटल R और स्मॉल r का अनुपात क्या रहा? आपके दिमाग में आया कैपिटल R यानी a बटा रूट 3 है, और स्मॉल r का मतलब क्या है? a बटा 2 वर्गमूल 3 है। और जब मैं अनुपात की बात करता हूं तो मैं इसको सरल कर सकता हूं, a बटा वर्गमूल 3 से a बटा वर्गमूल 3 कट जाएगा, और हमारा क्या रहा? 1 अनुपात 1 बटा 2, और सरल करना है 2 से गुणा करना है तो 2 अनुपात 1। अब आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई r और r का अनुपात 2 अनुपात 1 होता है। अब r और r का मतलब कौन से r की हम बात कर रहे हैं? कैपिटल R परिगत वृत्त के लिए और स्मॉल r अंतर्गत वृत्त के लिए हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त एवं अंतर्गत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, परिगत वृत्त एवं अंतर्गत वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः 2 अनुपात 1 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि परिगत वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। अगर आपके जानकारी के अंदर ये कॉन्सेप्ट है त्रिज्याओं का अनुपात, तो कुछ स्थितियों में हम सीधे सीधे प्रश्नों को हल करने की स्थिति में होते हैं। जैसे मान लिया एक छोटे से एग्जांपल के रूप में मैंने आपको कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और मैंने कहा परिगत वृत्त की त्रिज्या 4.8 सेंटीमीटर है। परिगत वृत्त समझते हैं ना, अगर मैं कहता हूं कि कैपिटल R 4.8 सेंटीमीटर है तो उसके अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r कितनी है? तो आप क्या कहेंगे सर कि अगर कैपिटल R 4.8 है तो स्मॉल r यानी अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या के लिए, और आपके दिमाग में आएगा 2 अनुपात 1 है, यानी परिगत वृत्त की त्रिज्या दुगुनी है।
अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या के, है ना, रेस्पेक्ट के अंदर उसकी तुलना में। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि यह डबल है तो इसका मतलब स्मॉल आर क्या हो गया, इसका आधा कर देंगे तो छोटा आर सीधा सीधा आप 2.4 सेंटीमीटर इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं सर। ठीक है। और इसी क्रम के अंदर अगर मैं आपसे बात कहता हूं कि भाई यहां पर अगर हम लोग बात कर दें कि छोटा आर यानी कि अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या अगर आपके पास में दे रखी है, मान लेते हैं छोटा आर आपका 2.1 है, तो बड़ा आर परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो 2.1 का डबल हो जाएगा, जो कि क्या रहने वाला है सर, आपका 2.1 का डबल 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2:1 होगा। अब इससे और आगे बढ़ते हैं, परिगत और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या रहेगा। तो ध्यान दीजिए, हम बात करना चाहते हैं, देखिए फिर से मैं वही चीज लिख रहा हूं सर, ये सारे के सारे डिस्कशन हमारे समबाहु त्रिभुजों के लिए ही हो रहे हैं। ठीक है। समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त, समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त एवं अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा सर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैं अनुपात की बात कर रहा हूं और परिगत अंतर्गत वृत्त की बात कर रहा हूं, और वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। और जब मैं बात करूंगा परिगत वृत्त यानी उसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ सरकम सर्कल, तो जब आप फॉर्मूले की बात करेंगे तो पाई फॉर्मूले में बड़ा आर स्क्वायर हो गया सर। और जब मैं अंतर्गत की बात करूंगा यानी कि एरिया ऑफ इन सर्कल की बात करते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, लेकिन उसकी त्रिज्या को छोटा आर लिख रहे हैं, तो अंतर्गत के लिए स्मॉल आर हो जाएगा। और जब मैं अनुपात की बात करूंगा तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि पाई से पाई यहां पर कट गया, और आर का जो रेशियो है वो 2:1 है। अभी हमने डिस्कस किया है, परिगत वृत्त की त्रिज्या अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या की तुलना में दुगुनी होती है, तो कैपिटल आर को अगर मैं 2 लिखूंगा तो स्मॉल आर वहां पर 1 है। तो ऐसा करने पर परिगत और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना बन गया सर, 4:1 हो गया। बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है सर, और इसको अगर आपने दिमाग में रखा तो कई प्रश्नों के उत्तर हम लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा वापस से डिस्कस करने की कोशिश करता हूं आपके साथ में। देखिए हमारे पास में यह है एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आपके लिए कि भाई मैं यहां से एक वृत्त बना रहा हूं जो इस प्रकार से बन रहा है सर, तो आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है, ये तो है परिगत वृत्त, और मान लेता हूं इस परिगत वृत्त का क्षेत्रफल A1 के रूप में ले लेता हूं मैं। ठीक है ना, एरिया ऑफ सरकम सर्कल की बात कर रहा हूं। और दूसरा एक वृत्त में बनाना चाह रहा हूं कि जो इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए अंदर की ओर है। ठीक है, इसको मैं, इसके क्षेत्रफल को हम लोग क्या ले रहे हैं, इसका क्षेत्रफल हमारा वह A2 के रूप में है। तब आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो परिगत वृत्त का जो क्षेत्रफल रहा यानी A1 और अंतर्गत वृत्त का जो क्षेत्रफल रहा A2, ये आपका 4:1 का हिस्सा रहने वाला है। पहली चीज ये है। तो कई बार स्थिति क्या होती है, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे देता है और अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो आपको करना क्या है, परिगत वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो चूंकि 4 हिस्सा है इसलिए 4 का भाग देना, और अंतर्गत पूछे तो 1 से गुणा करना। एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर मैं इसी स्थिति में कहूं कि भाई इनके बीच का जो क्षेत्रफल है दो वृत्तों से परिबद्ध, यानी कि परिगत वृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्गत के क्षेत्रफल में जो मैं यहां पर डॉट 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 लगा रहा हूं, है ना, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं आपसे, तब पोजीशन क्या बनेगी सर आपकी, तब आपके दिमाग में आना चाहिए ये हिस्सा 3 हिस्सा है, क्योंकि जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल 4 हिस्सा, अंदर वाले छोटे वृत्त का हिस्सा 1 हिस्सा, और 4 में से जब 1 हिस्सा घटाऊंगा तो जो मैंने यहां पर कुछ डॉट मार्क किए हैं, यानी कि दोनों वृत्तों के मध्य भाग का क्षेत्रफल, वो आपका क्या रहने वाला है सर, वो 3 हिस्से रहने वाला है। तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए सर। ठीक है सर, तो ये कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छी स्थिति है, और कई बार परीक्षा में सीधा जब प्रश्न बनता है तो हम इस डायरेक्ट अप्रोच को काम में लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं, और एक विशेष प्रकार की स्थिति जिसको मैं यहां पर स्टार मार्क करके भी आपके लिए लिख रहा हूं, है ना, डायरेक्ट अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। हम बात कर रहे हैं कि देखिए मैं पहले लैंग्वेज लिखता हूं, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, दिमाग में सेट करें कि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित, समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर, त्रिभुज की
भुजाओं पर डाले लंबों की लंबाइयां, डाले लंबों की लंबाइयां क्रमशः P1, P2 व P3 होने पर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की भुजा, है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा हम लोग याद करना चाह रहे हैं, और ये फॉर्मूला रहेगा सर आपका 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अब इसको मैं समझाना चाहता हूं सर कि भी किस सिचुएशन की बात हम लोग यहां पर करना चाह रहे हैं सर, ठीक है। गौर करें, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन है समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई एक बिंदु है, ठीक है, और उस बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले लंब हैं और उनकी लंबाइयां P1, P2 और P3 संकेत के द्वारा दी जा रही है, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स। इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल टू इट्स साइड्स आर P1, P2 and P3 respectively, then side of equilateral triangle is given by 2/√3 P1 plus P2 plus P3। चलिए सर, मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि वे किस प्रकार से हम इसको देख पा रहे हैं। देखिए, ये समबाहु त्रिभुज है, ज्योमेट्रिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं। और समबाहु त्रिभुज में जैसे मान लिया, इसका नामकरण कर लिया हम लोगों ने ABC के रूप में। हम कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है, मान लेते हैं कहीं पर भी कोई बिंदु मैंने इस प्रकार से प्लॉट कर लिया, ये समबाहु त्रिभुज के अंदर एक बिंदु O हो गया। और हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इस बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब, यानी O से जब मैं इसके ऊपर पहली भुजा के ऊपर लंब डालता हूं, मान लेते हैं यह P, ये जो है आपका ये लंब P1 है ना, इसको अब P लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है शायद, है ना, इसका रोल नहीं होगा इसलिए मैं हटा देता हूं। केवल और केवल O से भुजा पर जो लंब डाला गया वो P1 के बराबर हो गया। दूसरी भुजा पर अगर मैं लंब डालता हूं इस प्रकार से, ठीक है, ये भी 90 का कोण बना रहा हूं और इसका मान क्या हो गया, P2 है प्रश्न के हिसाब से, और तीसरी भुजा पर जो लंब डाला जा रहा है वह लंब हमारा क्या बन रहा है, P3 है। गौर कीजिए, तो स्थिति क्या है सर, वापस से समझना है। त्रिभुज के अंदर बिंदु O, पहली भुजा पर लंब P1, दूसरी भुजा पर लंब P2 और तीसरी भुजा पर लंब P3 है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम लोग क्या कह रहे हैं, इसकी त्रिभुज की जो भुजा है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। और आपकी जानकारी के लिए, अगर त्रिभुज की भुजा की जानकारी अगर आपको है तो आप सभी वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं त्रिभुज से संबंधित। देखिए, मैं बात कर रहा हूं कि त्रिभुज की भुजा यानी कुल मिलाकर के हमारे लिए एटीएम से निकलने वाला रुपया है। भाई, जैसे एटीएम से रुपया निकल गया, उसके बाद रुपए का आप उपयोग किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक ठीक उसी प्रकार से अगर समबाहु त्रिभुज में भुजा निकल गई तो भुजा के आधार पर ध्यान दो, वापस से क्या क्या पढ़ा था हमने, भुजा के आधार पर परिमाप, ठीक है ना, जो कि 3 गुणा भुजा के अनुसार निकल जाएगा। उसकी ऊंचाई आपके दिमाग में आएगा √3/2 गुणा भुजा, इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी A² के माध्यम से, परिगत वृत्त की त्रिज्या भुजा यानी A/√3 के माध्यम से, और अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या भुजा यानी कि A/2√3 के माध्यम से निकल जाएगा। जो भी चाहे वो हम सब निकाल सकते हैं, कब, जब मेरे पास में भुजा की जानकारी है। और ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये भुजा को ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये फॉर्मूला आया कैसे सर, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर, तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, इस त्रिभुज को मैं 3 हिस्सों में बांटने वाला हूं। ध्यान दीजिए, ये बिंदु मेरा O था, यहां से एक लंब 90 डिग्री का कोण ये P1 था, दूसरा यहां से लंब ये 90 का कोण P2 है, और तीसरी भुजा पर लंब ये आपका P3 है। अब मैं इसके लिए क्या करने वाला हूं, ध्यान दो, मैं बिंदु O को A से ऐसा मिला लेता हूं सर, इसको O को B से मिला लेता हूं, और O को मैं क्या करता हूं, C से मिला लेता हूं। इसका मतलब त्रिभुज कितने भागों में बढ़ गया मेरा, त्रिभुज 3 भागों में बढ़ गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर किसके हुआ, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। AOB का मतलब ये वाला हिस्सा सर, A से O होता हुआ B होता हुआ और ये वाला हिस्सा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, प्लस दूसरा त्रिभुज कौन है, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। आप ध्यान करें, BOC कहां है सर,
COC, ये नीचे वाला जो है इसको जहां टिक मार्क किया मैंने, और त्रिभुज COA का क्षेत्रफल। ये तीन छोटे छोटे जो त्रिभुज मैंने O से मिलाने पर बने, इन तीनों क्षेत्रफलों का योग मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके जानकारी में है, √3/4a² है। AOB का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए यहां पर सब स्थानों पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार का मतलब A से रहा सर, ठीक है, ये A आधार रहेगा आपका, और ऊंचाई का मतलब इसके ऊपर डाला गया लंब है जो कि आपका P3 है, तो ये P3 हो गया। BOC की बात करूंगा तो 1/2 आधार का मतलब BC भुजा है जिसकी लंबाई A है, और ऊंचाई का मतलब इस पर डाला गया लंब जो कि P1 है, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1/2 गुणा A गुणा P2, ये क्षेत्रफल हो जाएंगे। अब आप क्या करने वाले हैं सर, देखिए कुछ चीजें यहां से कटने वाली हैं, जैसे 1/2 A आपका कट जाएगा, सभी पदों में है, ध्यान दीजिए A यानी A² का मतलब A गुणा A है, तो एक A कट गया सर क्योंकि सभी पदों के अंदर है। इसी क्रम में ये जो 2 हैं जो कि हर के अंदर हैं, तो मैं इससे काट लेता हूं 2। अब जब मैं A का मान चाहिए तो यहां से क्या करने वाला हूं, √3 और इस 2 का मैं पक्षांतर करने वाला हूं, तो 2 तो जाएगा ऊपर की ओर गुणा के अंदर, और √3 जो अंश में है पक्षांतरण के बाद में भाग में 2/√3, और यहां से P3 प्लस P1 प्लस P2 यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 की सिचुएशन आपकी बन रही है। तो यहां पर कुल मिलाकर के भुजा के लिए हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधा याद रखना है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ गए, आया कैसे वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया है। ठीक है सर, तो डिस्कशन क्या हुआ, कैसे आया, वो परीक्षा के लिए काम की चीज नहीं है। हाँ, हमारे दिमाग के अंदर, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई बार जो है दिमाग के अंदर रहता है कि यार ऐसा है, सर ने बता दिया, ऐसा क्यों हुआ, तो केवल और केवल उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी इसकी उपयोगिता केवल इतनी है कि हाँ ऐसा होता है, इस प्रकार से करने पर ऐसा हुआ। ठीक है जी, तो चलिए कुल मिलाकर के जो कॉन्सेप्ट हमको समबाहु त्रिभुज में ज्ञात करने थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इसके ऊपर कुछ प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। परिमाप का अभिप्राय क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए सर सीधा सरल सा अपना गणित है कि जो दिया है वहां से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, जो दिया है ना वो आपको जो है लैंग्वेज फॉर्म में है, जो दिया है वो आपको हिंदी की भाषा में पेरीमीटर यानी परिमाप, और अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी की भाषा में पेरीमीटर शब्द के साथ में दिया है। अब उसके लिए गणित की भाषा के लिए उस परिमाप या पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को आप लगाएं, और रास्ते आगे से आगे मिलते जाएंगे। तो जो दिया है वहां से आपको शुरुआत करनी है। तो चलिए मैं यहां से बात करता हूं, हमें क्या दे रखा है सर, परिमाप दे रखा है। ठीक है, और परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप 18 सेंटीमीटर ये प्रश्न देता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने शब्दों को, हिंदी वाले कह रहे हैं परिमाप, है ना, अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थी कह रहे हैं इसको पेरीमीटर, और मैं चूंकि गणित पढ़ा रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं कि बताओ परिमाप हमारे गणित की भाषा में क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये प्रश्न मुझसे पूछेंगे कि सर परिमाप तो बता दूंगा मैं, लेकिन परिमाप आप पूछ किसका रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा अच्छा समबाहु त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं, तीनों बराबर है, तो इसका परिमाप क्या होगा, 3 गुणा भुजा 3a बराबर 18। और यहां से भुजा a का मान क्या हो गया, 18 में 3 का भाग देते हुए 6 सेंटीमीटर। यानी जो आपको दिया था वहां से एक नई इंफॉर्मेशन, उस त्रिभुज की भुजा हमें प्राप्त हो रही है। और जब भुजा हमारे पास में प्राप्त हो गई तो उसके बाद में क्या करने वाले हैं, त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है जो पूछा जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो इसलिए ऊंचाई, और आपके दिमाग में होगा अभी भी हमने पढ़ा है, ऊंचाई के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/2a होता है। तो वर्गमूल 3/2, और a का मान कितना है, a का मान 6 है। और जब से ही मैं इसको हल करता हूं, 2 के पहाड़े से 6 काट लेता हूं 3, तो ऊंचाई क्या होगी सर, 3 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। वापस से जल्दी से रिपीट कर लेता हूं, मैं अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं कि जो चीज दे रखी है आप उसको लिखें तसल्ली से। मैंने यहां पर लिखा परिमाप 18 सेंटीमीटर। परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या, 3a बराबर 18, 3 का भाग देते हुए त्रिभुज की भुजा a कितनी, 6। और जब त्रिभुज की भुजा निकल गई तो मैंने कहा कि जब भुजा निकल जाए तो सब कुछ निकाल सकते हैं। और ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या है, √3/2a। और जब मैंने वैल्यूज को रखा कैंसिल करने पर 3√3 सेंटीमीटर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आगे बात कर रहा है समबाहु त्रिभुज, अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा है और इस बार हमें ऊंचाई दे रखी है, हाइट दे रखी है 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 5 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 5√3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा और हमें क्या ज्ञात करना है सर, क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो जो दिया है वहां से हम शुरुआत करें। हमें दे रखा है, देखिए ऊंचाई का मान हमें दे रखा है, ऊंचाई कितनी है 5√3 सेंटीमीटर, ये चीज दे रखी है। तो हिंदी वालों के लिए ऊंचाई, अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए हाइट, ये आपको दे रखी है। देखिए हो सकता है कुछ स्थितियों में, भाई अभी तक जो है नहीं देखा, लेकिन अगर ऊंचाई के स्थान पर यहां शब्द आ जाए कि त्रिभुज का शीर्ष लंब 5√3 सेंटीमीटर है या त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है और अगर वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसका शीर्ष लंब और उसकी माध्यिका वास्तव में उसकी ऊंचाई ही है। अब चलिए मैं गणित की बात कर रहा हूं, बताइए ऊंचाई का मतलब, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए वर्गमूल 3/2a है, वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा 5 वर्गमूल 3। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड का देखिए √3 और राइट हैंड साइड का √3 दोनों अंश में है इसलिए कट गए हैं सर, ठीक है। और जब वज्र गुणा करूंगा तो a का मान 2 और 5 का गुणा करते हुए 10 सेंटीमीटर, ये समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल गई। और अगर भुजा निकल जाती है तो हम क्षेत्रफल को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहा सर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 a², ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपकी जानकारी में होगा, वर्गमूल 3/4 a²। a का मतलब कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो मैं a² का मतलब क्या कर लेता हूं सर, 10 × 10 कर लेता हूं। चलो गणना करते हैं। 2 के पहाड़े से 2 बार कट गया, 5 बार कट गया, फिर 2 के पहाड़े से 10 5 बार कट गया, 5 और 5 का गुणा 25 का 3 से गुणा, और आपके प्रश्न का परिणाम क्या रहा सर, 25 वर्गमूल 3। और यहां पर चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई के रूप में यानी स्क्वायर यूनिट के रूप में, और चूंकि यहां पर यूनिट सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा 25 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो बहुत आसान सी चीजें हैं सर। कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने शुरुआत में 5 से 7 कॉन्सेप्ट पढ़े, अगर उनकी जानकारी आपको है तो हम अपने प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं, कुछ परिणाम डायरेक्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जैसे परिगत वृत्त की त्रिज्या अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1, परिगत वृत्त के क्षेत्रफल अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1, इसको हमने डायरेक्ट देख लिया। इसी प्रकार से त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है और भुजा पर डाला गया लंब अगर P1 P2 और P3 है तो भुजा की लंबाई 2/√3 P1 + P2 + P3 के रूप में होगी। जो चीज दे रखी है उसी का फॉर्मूला लेकर के आपको स्टार्ट करना है। भुजा का मान जब आपके पास में आ गया उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लें और उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर निकालें। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। ध्यान दीजिए आपको क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखा है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें चाहिए उसका परिमाप पेरीमीटर कितना है। फिर से वही चीज जो दिया है वहां से आप शुरुआत करें, ठीक है। और हमें दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 36 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर के रूप में आपको दे रखा है, ठीक है। अब चलिए हिंदी के अंदर मैंने कहा क्षेत्रफल, अंग्रेजी वाले कह रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और गणित की भाषा में उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया को क्या कहने वाले हैं, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है सर, वर्गमूल 3/4 a² है, जो कि हो गया 36 वर्गमूल 3। यानी हमने क्षेत्रफल के लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र उसके नीचे की ओर लिख दिया। अब दोनों पक्षों में क्या स्थिति बन रही है, वर्गमूल 3 देखिए लेफ्ट हैंड भी है और वर्गमूल 3 राइट में भी है, काट लेते हैं। 4 का मैं वज्र गुणा कर लेता हूं तो पोजीशन हमारी क्या बनी, वज्र गुणा करने का मतलब केवल हम लोग गुणा के अंदर लिख रहे हैं, 36 × 4 इस प्रकार से लिख रहा हूं, 36 और 4 का गुणा कर दिया। अब चलिए मुझे a² का मान है, क्या ज्ञात करना है, यहां से वर्गमूल करते हुए a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान 36 का वर्गमूल 6, 4 का वर्गमूल 2, तो a कितना हो गया 6 और 2 का गुणा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका है ना, जिसको जैसे मैंने अभी कहा कि ATM से निकला हुआ रुपया,
ठीक है, सब चीजें जो है इसके बाद सारे रास्ते आपके खुल गए हैं। तो भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई। क्लियर है? अब चलिए हमारा प्रश्न कह रहा है परिमाप कितना है। तो पेरीमीटर परिमाप, और परिमाप का मतलब क्या हो गया, 3a 3 गुणा 12 बराबर 36 सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा उत्तर है, जो यहां पर 4 ऑप्शन लिखे गए हैं। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। फिर है ना, एक ही पैटर्न है सर, जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाओ और जो पूछा है उसका परिणाम ज्ञात कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42√3 सेंटीमीटर है, इसके परिगत वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। ध्यान दीजिए हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 42√3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स सर्कम सर्कल। परिगत वृत्त का मतलब किससे है सर, परिगत वृत्त का मतलब है सर्कम सर्कल से है, और परिमाप का मतलब पेरीमीटर दिया है। तो देखिए फिर से मैं वही बात करूंगा कि पेरीमीटर आपको दिया है, वहां से आप शुरुआत करें। और अब देखो, अब पिछले जो प्रश्न किए उसके आधार पर आप यहां तक तो पहुंच चुके हैं कि परिमाप अगर दिया है 3 गुणा भुजा का मान दिया तो वहां से भुजा निकल जाएगी। उसके बाद मुझे चाहिए सर वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान देना, अब ये वृत्त अंतर्गत है परिगत है वो बाद में बात करूंगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि मुझे वृत्त के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या की जानकारी होनी चाहिए, आर निकलना चाहिए। और आर क्या है, कौन सा वृत्त है, तब आप कह रहे हैं ये तो परिगत वृत्त है, और परिगत वृत्त के लिए आर का मतलब बड़े वाले आर से है, और बड़े वाले आर का फॉर्मूला क्या है, a/√3 है। तो आपका रास्ता क्या हो गया, परिमाप, परिमाप से निकल जाएगी भुजा, भुजा में √3 का भाग देकर के निकलेगी त्रिज्या, और जब त्रिज्या निकल गई तो पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से उस परिगत वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए जो दिया है वहीं से स्टार्ट करते हुए हम बात करें। देखिए हमारे पास में परिमाप है, और परिमाप है 42√3 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आपके दिमाग में आएगा, परिमाप का मतलब है 3 गुणा भुजा 3a का मान 42√3 सेंटीमीटर। यहां से जब आगे की तरफ बढ़ता हूं तो a का मान 42√3 में 3 का भाग देते हुए, और आपके दिमाग में आएगा भाई 3 से 42 कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। तो मैं 3 से इस 42 को काट लेता हूं, ठीक है, और 3 से 42 जब कटेगा तो ये 14 आ गया, 14 आ गया। तो a का मान हो गया 14√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा आपकी निकल करके आ गई है सर। और जब भुजा निकल गई है तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, परिगत वृत्त की बात करने वाले हैं। और चूंकि यहां पर शब्द वृत्त आ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि तभी निकलने वाली है जब उस वृत्त की त्रिज्या मुझे हो पता हो। तो यहां से हम बात करेंगे परिगत वृत्त की त्रिज्या, परिगत वृत्त की त्रिज्या आप कैपिटल आर निकालने वाले हैं, और फॉर्मूला है a/√3 के रूप में। तो a है 14√3 और बटे में √3। चूंकि भुजा मेरे पास में थी 14√3 के रूप में, और उसमें √3 का भाग दे दिया, कट गया सर। तो त्रिज्या क्या हो गई सर, 14। तो कैपिटल आर जो है आपका 14 के बराबर हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं। जब परिगत वृत्त की त्रिज्या आपके पास में आ गई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परिगत वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो चलिए यहां पर ध्यान देना, पाई का मान 22/7 से रहने वाला है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल है, चाहे वो अंतर्गत है, परिगत है, छोटा है, बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर चूंकि परिगत है इसलिए आर का मतलब बड़े आर से, जो कि a/√3 से निकला था। आर स्क्वायर का मतलब है 14 और 14 का गुणा। और जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए 7 के पहाड़े से 14 कट जाएगा 2 बार, 44 का और 14 का गुणा हो रहा है, तो मैं इसको गुणा कर रहा हूं, 14 चौक 56, हाथ से लगा 5, 56 और 5 कितना हो गया 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का क्या निकला है, आंसर निकला है। तो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। देखिए बड़ा अच्छा सा है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है जी, यानी हम लोगों ने त्रिभुज को वृत्त के साथ संबंधित करते हुए प्रश्न की बात की है। परिमाप आपके पास में था, परिमाप में 3 का भाग देते हुए भुजा निकली, भुजा के बाद में उस भुजा में वर्गमूल 3 का भाग देते हुए परिगत वृत्त की त्रिज्या निकल करके आई, और जब परिगत वृत्त की त्रिज्या निकल गई तो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है सर, चलिए
उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं सर। हमारा अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, इसके अंतर्गत, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिए एक चीज यहां पर जो है कुछ गड़बड़ सी हो रही है सर, मैं उसको देखो रिमूव करता हूं ताकि आपके दिमाग में आए कि कहां गड़बड़ हो रही है। यहां पर वर्ग मीटर जो शब्द लिखा है, क्योंकि मेरे चारों ऑप्शन सेंटीमीटर के रूप में है, देखो आप, तो इसका मतलब यहां पर वर्ग मीटर नहीं होना चाहिए। अगर यहां वर्ग मीटर होता है तो ऑप्शन के अंदर मेरे पास में क्या होना चाहिए सर, सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर होना चाहिए था, ठीक है ना। तो फिलहाल यहां पर सेंटीमीटर शब्द में कर लेता हूं और इस प्रश्न को वापस पढ़ लेते हैं। परिगत वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा है इसके अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। अगर आपकी जानकारी में ये पता है कि देखिए हमें क्या दे रखा है, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, और मुझे पूछा गया है अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इन सर्कल, ठीक है ना। अगर आपकी जानकारी में है कि परिगत वृत्त के क्षेत्रफल और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होता है, तब तो हम तुरंत 1 मिनट के अंदर, या मैं तो ये कह रहा हूं कि 20 सेकंड के अंदर हम अपने प्रश्न का उत्तर निकाल देंगे। देखिए सर, जो हमारी बात हो रही है, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं, आपने ये पढ़ा है परिगत वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, और ये क्या होता है सर, 4:1 हुआ करता है। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो मुझे बताइए, क्योंकि ये परिगत वृत्त की बात कर रहा है और परिगत वृत्त का क्षेत्रफल अगर 154 है, तो मुझे बताइए अपने प्रश्न का आंसर मैं केवल ऊपर वाली स्ट्रिप में लिख देता हूं आपके लिए। भाई 154 है तो किसके बराबर हुआ 154, पता लगा कि 154 जो है 4 के बराबर हुआ, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, 4 का भाग देने वाला हूं। और उसके बाद क्या करें, अंतर्गत वृत्त के लिए आपका अनुपात 1 है, इसलिए सीधा सीधा 1 से गुणा कर दें, और 154 में अगर मैं 4 का भाग देता हूं, देखिए कैलकुलेशन आप भी करें, 2 के पहाड़े से इस प्रकार से 2 बार कट गया और ये 77 हो गया, और 77 में 2 का भाग देने पर कितना हो गया सर, 2 तिया 6, 2 8 16, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो देखिए ये अनुपात हमारे कितने काम का है सर, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास में था और अनुपात के आधार पर उसमें 4 का भाग देते हुए अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम लोगों ने 1 से गुणा कर दिया और अपने प्रश्न का उत्तर निकाल दिया। और अगर ये जानकारी आपको नहीं है अनुपात की, तो आपके लिए तरीका जो है लंबा हो जाएगा। और तरीके में क्या करना पड़ेगा फिर आपको जो है परिगत वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए यहां पर जो चीज आपको नहीं करनी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको लगे कि भाई अनुपात याद नहीं हो तो याद करना ही पड़ेगा, और वो क्यों करना पड़ेगा इसका तरीका जब मैं समझाऊंगा तो पता लगेगा कि अरे इतना लंबा चौड़ा करें, उससे बेटर है कि अगर ये ट्रिक आपके पास में है, अनुपात की जानकारी है, तो अपने प्रश्न का उत्तर तो फटाफट चुटकियों में आ रहा था, है ना। तो चलिए यहां से हम बात कर रहे हैं परिगत वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास में है 154 के बराबर, और परिगत वृत्त के लिए है सर पाई आर स्क्वायर बराबर 154, यहां से आर स्क्वायर निकलेगा 154। देखिए पाई का पक्षांतर कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, पाई जब उधर गया, पाई अभी इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो 22/7 है, और जब राइट में जाएगा पक्षांतरण के बाद में तो 7/22 हो जाएगा। 22 के पहाड़े से आप इसको जब काटेंगे तो ये आपका 7 बार कट गया, और चूंकि आर स्क्वायर 49 के बराबर हो रहा है तो इसलिए आर का मान क्या हो गया, आर का मान 7 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। पहली चीज तो पहला पड़ाव ये हुआ। अब अगर आर, ध्यान दीजिए, कैपिटल आर अगर 7 के बराबर है तो कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल आर का जो फॉर्मूला है a/√3, ये 7 के बराबर है, तो a यानी उस त्रिभुज की भुजा होगी 7√3 सेंटीमीटर। ये दूसरा पड़ाव हो गया उस समबाहु त्रिभुज की भुजा। उसके बाद तीसरा पड़ाव क्या होगा, हमें चाहिए अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, ये जो a है ये आपका उस त्रिभुज की भुजा को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर हम बात करेंगे अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या, स्मॉल r का फॉर्मूला a/2√3,
तो तीसरा पड़ाव यहां पर आपका बन रहा है। ठीक है, तो स्मॉल आर ए का मान 7√3 में 2√3 का भाग देते हुए √3 से √3 आपका कट जाएगा और आपकी स्थिति क्या रहेगी सर, 7/2 सेंटीमीटर। ये अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या आ गई और इसलिए अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल, और आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला, और पाई का मान जब 22/7 है, आर स्क्वायर 7/2 और 7/2 क्योंकि आर 7/2 है। और जब मैं इस गणना को करता हूं तो 7 से 7 काट लेता हूं, 2 से 22 11 बार, और 11 और 7 का गुणा कितना हुआ सर, 77/2, और 77/2 का मतलब 38.5 रहा, और जो कि मैंने यहां पर तुरंत निकाल दिया था विद इन 10 सेकंड। तो आप इस तरीके को देखने के बाद है ना, आपके दिमाग में आ गया होगा कि इससे बढ़िया है कि हम 4:1 क्षेत्रफलों का अनुपात याद रख लें। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं कि वो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर। जैसे हमारा प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त के क्षेत्रफल और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर, डिफरेंस की बात कर रहा है, 231 वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का यहां पर देखिए सर, अब थोड़ा सा प्रश्न के अंदर कहीं समबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल किसका है ये हमारा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का ऐसा करते हैं सर, इसमें 3 4, ठीक है, परिगत वृत्त कर लेते हैं सर, ठीक है ना। परिगत वृत्त का क्षेत्रफल कितना है समबाहु त्रिभुज, अच्छा समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल कितना है, चलो ये ठीक है। वापस ध्यान देना, प्रश्न क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त के क्षेत्रफल और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 231 वर्ग सेंटीमीटर है। यानी प्रश्न हमारा कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। और आपका प्रश्न जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है सर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखिए सर क्या चीज आपको दे रखी है, हमें दे रखा है परिगत वृत्त और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर, और आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं अगर बात करता हूं कि परिगत वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात, थोड़ा सा लंबा और टेक्निकल प्रश्न है सर, है ना। अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है, यहां पर क्या होता है, 4:1 होता है सर, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल, उनका रेशियो 4:1 हो गया। अब मैं यहां से क्या निकालना चाहता हूं सर, देखिए परिगत वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देता हूं, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं सर। देखिए कैसे निकाल रहे हैं उसको ध्यान देना, मेरे प्रश्न में 231 ये दे रखा है। अब आप ध्यान करें, ये 231 क्या है सर, ये 231 अंतर है, अंतर यानी घटाने की बात करूंगा। और जब मैं अंतर की बात कर रहा हूं तो 4 और 1 इन दोनों का अंतर कितना है सर, 4 और 1 का अंतर 3 है, तो 231 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ये चीज दिमाग में आ जाए। और जब परिगत वृत्त के क्षेत्रफल की बात आ रही है तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, अंतर्गत की बात आए तो मैं 1 से गुणा कर दूंगा। यानी कोई भी एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, चाहे वो परिगत हो चाहे वो अंतर्गत हो। बात समझ में आ गई। और अंतर दे रखा है तो 4 और 1 का अंतर 3 है, इसलिए हमने क्या किया, 3 का भाग दिया। चलिए इसको हल करता हूं, 3 के पहाड़े से इसको काट लेते हैं सर। 3 के पहाड़े से 3 का भाग लगा 7 बार, 3 7 21 और फिर 7 बार 21, ठीक है। अब बताइए परिगत वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तब आपके दिमाग में आएगा परिगत वृत्त यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और चूंकि परिगत इसलिए बड़ा आर लूंगा मैं, तो ये हो गया सर 77 × 4। चलिए इसके अंदर कुछ वैल्यूज को रखने की बात आपसे करता हूं। पाई का मान कितना है, 22/7 है। आर का मान कितना है, पता लगा कि परिगत वृत्त है और ये परिगत वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए परिगत वृत्त की त्रिज्या a/√3 है, तो आर का मान भी लगा दिया। ध्यान दीजिए वापस से, इस प्रश्न की जो टेक्निकल चीज वो यहीं पर आ रही है, ठीक है। परिगत दोनों का अंतर दे रखा था और दोनों का अंतर 3 था, 3 का भाग लगाते हुए किसी भी एक वृत्त का क्षेत्रफल आप ज्ञात करें। मैंने यहां पर परिगत वृत्त की बात की है इसलिए 4 का गुणा किया है, और परिगत वृत्त के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में बड़ा आर हम लोगों ने यूज किया है। बड़ा आर का मान भी a/√3 में रख दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि हम लोग उस
समबाहु त्रिभुज की भुजा को ज्ञात कर लें। चलिए सर देखते हैं हम लोग किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं। पक्षांतर करने के बाद की स्थिति की बात कर रहा हूं। देखिए ए स्क्वायर तो यहां रह जाएगा, 77 गुणा 4 है। इधर से पक्षांतर करने पर ये जो हर का 7 है ये चला गया अंश में 7। यहां पर वर्गमूल 3 है जिसका कि स्क्वायर भी है, तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर 3 हो गया, वो भी चला गया अंश में। और यहां से 22 का लग गया भाग और ए स्क्वायर आपका लेफ्ट में पड़ा है। इस गणना को करते हैं और यहां से ए का मान निकाल देंगे। तो चलो देखिए 11 का पहाड़ा लगा 2 बार, 11 का पहाड़ा लगा 7 बार, 2 का पहाड़ा लगा 4 में 2 बार। ठीक है, तो गौर करो यहां से ए का मान कितना निकल रहा है, ए स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7 गुणा 6 इस प्रकार से निकला। तो इसलिए ए कितना निकल के आ रहा है सर, ए निकल के आ रहा है 7 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर, यानी उस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल करके आ गई है। और जब भुजा निकल करके आ गई तो आप समबाहु त्रिभुज के लिए किसी भी मान को आप ज्ञात कर सकते हैं। और आपका जो प्रश्न कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अपने प्रश्न का आंसर की बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा फॉर्मूला रहेगा वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर के रूप में। तो वर्गमूल 3/4 और ए स्क्वायर का मतलब वो रहा सर, ठीक है, 7 वर्गमूल 6 गुणा 7 वर्गमूल 6। जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है, वर्गमूल 3/4, ठीक है, और यहां पर 7 और 7 का गुणा हो गया 49, वर्गमूल 6 का गुणा हो गया 6। इसको हल करते हैं सर, देखो क्या पोजीशन बनती है हमारी, वर्गमूल 3/4 है 7 और ये इसको मैं काट लेता हूं, ये तो कट गया सर 2 के पहाड़े से 2 बार और ये कट गया 3 बार। जब मैं यहां पर गुणा करता हूं तो 49 का 3 से गुणा मैं यहां पर लिख लेता हूं, ध्यान दीजिए ये 49 और 3 का गुणा कर रहा हूं, 147 वर्गमूल 3, 147 वर्गमूल 3 और बटे में क्या रहा सर, बटे में 2। ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर है सर, ठीक है। ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 147√3/2, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। चलिए सर थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न था, थोड़ा सा लंबा प्रश्न था, मैं उसको दोबारा से बात करना चाहता हूं आपके साथ में। आपका प्रश्न परिगत वृत्त के क्षेत्रफल और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल के अंतर की बात करता है और हमारी जानकारी में है परिगत वृत्त का क्षेत्रफल और अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होता है और 4 और 1 का अंतर 3 है। इसका मतलब 231 में सबसे पहले मैंने 3 का भाग देते हुए 4 से गुणा किया और ऐसा करने पर परिगत वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि गणित के फॉर्मूले πr² का मान मुझे प्राप्त हो गया। पाई का मान 22/7 रखते हुए परिगत वृत्त की त्रिज्या r का मान a/√3 रखते हुए हम लोगों ने इस कैलकुलेशन को किया। पक्षांतर करने के बाद a स्क्वायर जब निकल करके आया और उसका वर्गमूल करते हुए a यानी कि भुजा ज्ञात हमने कर ली, ठीक है, त्रिभुज की भुजा हमारे पास में आ गई। और जब त्रिभुज की भुजा हमारे पास में आ गई तो उसके बाद उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर, इस फॉर्मूले के माध्यम से अपने प्रश्न का आंसर हम लोगों ने निकाल दिया। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले लंबों की लंबाइयां क्रमशः 3√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, देखिए लंबों की लंबाइयों की बात की जा रही है, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स की बात की जा रही है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स कहां से ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है, वहां से लंब डाला जा रहा है। किस पर लंब डाला जा रहा है, ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। आर ये आपको मान दे रखे हैं 3√3, 2√3 एंड 5√3 सेंटीमीटर और हमें चाहिए परिमाप। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सबसे पहले डिटेल के अंदर आज ही की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है कि जब भी कोई समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब P1, P2 और P3 है, ये आपके परपेंडिकुलर्स है, लंब है। तो ऐसी स्थिति में भुजा किसके द्वारा निकलती है सर, भुजा का फॉर्मूला है 2/√3 P1 + P2 + P3, ठीक है सर। और जब मैं इसको हल करता हूं तो 2/√3 P1 + P2 + P3 का मतलब क्या हुआ, P1 3√3, P2 2√3 और P3 5√3। और जैसे ही मैं इसको हल करता हूं तो 2/√3
और इसका जब गुणा करेंगे तो 5 और 3 8 और 2 10 √3 हो गया। ध्यान देना, इसको जोड़ते समय आपको कुछ भी नहीं करना है सर। आप सोच लें कि भाई ये कितना √3 है, आप कह रहे हैं 3 √3 है। ये कितना √3 है, 2 √3 है। और ये कितना √3 है, 5 √3 है। तो कुल कितने √3 हुए, तो पता लगा कि 3 2 5 और 5 यानी 10 √3 हो गया। और यहां से जैसे ही काट लेंगे तो आपका आंसर 10 और 2 का गुणा कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। और ये समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल करके आ गई। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल के आई तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, परिमाप की बात करता है। और परिमाप यानी 3 गुणा भुजा होता है। तो 3 गुणा 20 और आपके प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो है आपके दिमाग में आ गया होगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो हम फटाफट जल्दी से कर लेंगे। अदरवाइज आपको जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बनने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर करते हुए भुजा निकालना। आना तो उसी चौराहे पर है, भुजा तो आपको ज्ञात करनी ही करनी है। तो आप सीधा इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए, है ना, सीधा भुजा निकालें और भुजा को 3 से गुणा करते हुए उसका परिमाप निकालें। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं सर। समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप 84 मीटर। देखिए परिमाप की बात हो रही है पेरीमीटर, और समबाहु त्रिभुजाकार मैदान है। प्रश्न आपका कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फील्ड इज 84 मीटर। प्रश्न कह रहा है मैदान के तीनों शीर्षों पर 3 घोड़े 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए गए हैं। और प्रश्न कह रहा है मैदान का वह क्षेत्रफल जिसकी घास घोड़े नहीं चर सकेंगे। यानी हमारी स्थिति क्या बन रही है उसको ध्यान दें। प्रश्न कहता है समबाहु त्रिभुजाकार मैदान, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फील्ड। अब ध्यान दो क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखा है परिमाप, पेरीमीटर। गौर करें, अगर परिमाप 84 है, परिमाप का मतलब क्या है, 3 गुणा भुजा, 3 A 84 है। तो इसलिए A कितना हो गया, A हो गया सर 84 में 3 का भाग, 3 दूना 6, 3 8 24, 28 मीटर। ये प्रश्न का पहला हिस्सा हो गया सर। जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी थी उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हुए, यानी 3 गुणा भुजा परिमाप का प्रयोग करते हुए 3 का भाग दिया और 28 मीटर उसकी भुजा निकल के आई। आपके दिमाग में आया कि ये त्रिभुज की जो भुजा निकल के आई है वो कितनी है, 28 मीटर है। एक बात तो ये हो गई। अब प्रश्न क्या कहता है, तीनों शीर्षों पर 3 घोड़े बांध दिए गए हैं 7 मीटर लंबी रस्सी से। यानी देखिए शीर्ष बिंदु ए पर एक घोड़ा ऐसा बांध दिया गया 7 मीटर लंबी रस्सी से, तो वो घोड़ा जो है इस हिस्से में घूम करके घास खा सकेगा। दूसरा घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से ऐसा बांधा तो इस हिस्से में घूमेगा। और तीसरा घोड़ा तीसरे शीर्ष पर 7 मीटर रस्सी से बांध दिया गया। ये आपके दिमाग में आया। और आपका प्रश्न क्या कह रहा है, मैदान का वह क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी घास घोड़ा नहीं चर सकेगा। और आप देख पा रहे हैं कि भाई मैदान का हिस्सा जिसकी घास घोड़े नहीं चरेंगे वो ये वाला शेडेड रीजन है ना, इसमें घोड़ा नहीं घूम सकता है क्योंकि 7 मीटर लंबी रस्सी से बन रहा है। तो अपने खूंटे के साथ 7 मीटर लंबी रस्सी के सहारे वो घूमेगा। और जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि भाई 1 2 3 जो 3 रीजन्स आपको नजर आ रहे हैं केवल उन्हीं की घास वो खा सकेगा। तो मुझे बताइए कुल मिलाकर के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि मैं क्या करने वाला हूं, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला हूं, त्रिभुजाकार मैदान, और उसमें से 3 त्रिज्य खंड घटेंगे। ध्यान दीजिए, वृत्त के आधार पर मैं अगर इसको ऐसा एक्सटेंड कर लेता हूं, ऐसा बढ़ा देता हूं, तो देखिए घोड़ा ऐसा घूमेगा। तो ये कुल मिलाकर के वृत्त की एक हिस्से की बात हो गई है और ये बात हो गई है त्रिज्य खंड की। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे करना क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल घटाना है। तो अपने प्रश्न के उत्तर की बात कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। क्लियर है सर। और जब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई चूंकि समबाहु त्रिभुज है और लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 A², वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर, -3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। और ध्यान दीजिए 3 तो हो गई संख्या, और यहां जो बात हो रही है वो त्रिज्य खंड है। और त्रिज्य खंड का मतलब आपका फॉर्मूला है πr² θ/360। तो ये दोनों ही चीजें आपकी जानकारी में है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। चलिए इसके अंदर वैल्यूज को लगाने की बात करता हूं मैं, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो वर्गमूल 3/4, बताइए a का मान कितना है,
ये ए क्या है, त्रिभुज है, और त्रिभुज की भुजा, और त्रिभुज की भुजा कितनी निकल करके आई थी, 28, तो ए स्क्वायर का मतलब 28 और 28 का गुणा से -3 संख्या है। अब एक बार और पाई का मान रखने से पहले देख लें कि भी हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी पाई नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, पाई का मान मुझे रखना पड़ेगा 22/7 आर। आर का मतलब घोड़ा जिस रस्सी से बंधा है वह रस्सी आपकी 7 मीटर की है, तो घोड़ा जो है इस प्रकार से घूमेगा, 7 मीटर त्रिज्या के अंदर घूमेगा, तो आर का मान हो गया 7 और थीटा, थीटा का मतलब ये वाला कोण है, और ये जो कोण रहा वह आपका समबाहु त्रिभुजाकार मैदान होने के कारण त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण भी आपका 60 डिग्री का रहा, तो थीटा का मान हो गया 60 और बटे में 360। ठीक है जी, चलिए गणना करते हैं हम लोग। तो हमारी पोजीशन 4 के पहाड़े से 28 कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, इधर की ओर देखें, 7 से ये 7 कट जाएगा, 60 के पहाड़े से 6 बार कटेगा, 2 के पहाड़े से 3 बार और 22 कटेगा 11 बार, और 3 के पहाड़े से 3 पूरा कट गया। तो कुल मिलाकर के हमारी पोजीशन क्या बनी, 28 का और 7 का गुणा करना है, 7 और 8 का गुणा 56 हासिल 5, 7 का 2 से गुणा 14 और 5 19, 196 वर्गमूल 3 माइनस 11 और 7 का गुणा 77, और चूंकि मीटर आपका था इसलिए मीटर स्क्वायर, ये यूनिट के साथ आपके प्रश्न का आंसर होगा 196√3 माइनस 77 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी जो है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यानी कुल मिलाकर के घोड़ा जिसकी घास नहीं खा सकता है उस मैदान का क्षेत्रफल पता लगा कि भाई 3 खूंटे पर बंधे हुए 3 घोड़े इस हिस्से के अंदर घूमने वाले हैं, समझ गए। तो बीच का ये जो हिस्सा है जो छायांकित आपको नजर आ रहा है इसकी घास नहीं खाएगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिज्य खंडों का फॉर्मूला लगाना, थीटा यहाँ पर संभव त्रिभुज होने का 60 डिग्री है, आर घोड़े की रस्सी 7 मीटर लंबी होने का 7 रहेगा, और आप अपने कैलकुलेशन के बाद अपने प्रश्न का उत्तर दे देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। देखिए यहां पर डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 वृत्त हैं, एक दूसरे को वह स्पर्श करने की बात कर रहे हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है? भाई मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए सर, ये जो है ना हिस्सा बीच में, छायांकित भाग का मतलब जो ये ब्लैक रीजन जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसका हिस्सा मुझे चाहिए। पता है सर क्या करना चाहिए मुझे? इस प्रश्न के लिए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई यहां पर देखिए डायग्राम आपका अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, ये वृत्तों के केंद्र बिंदु में यहां पर मार्क कर लूंगा। जैसे ए, बी और सी, ये आपका डायग्राम में नहीं था, मैंने उन केंद्रों को यहां पर मार्क कर लिया। प्रश्न समझ में आ रहा ना कि भाई 3 सर्कल्स हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, जैसा भी है, और प्रश्न कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो मैंने कहा तीनों वृत्त 7-7 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं, तीनों के केंद्र बिंदुओं को हम लोगों ने क्या किया, मिला लिया, और आपके दिमाग में आया कि ये जो त्रिभुज बना ये कैसा बना सर, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। कारण क्या है कि 7 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो 7 लेफ्ट में 7 राइट में, ये भुजा आपकी 14 हो गई। इसी क्रम में ये भुजा भी आपकी 14 सेंटीमीटर बनेगी सर, है ना, और ये भी आपकी 14 सेंटीमीटर, और उसमें से फिर से ये 3 त्रिज्य खंड आपके घटाने हैं, इसको ध्यान देना। ये जो पोजीशन बन रही है हमारी, और चूंकि आपका त्रिभुज इक्विलेटरल बना और त्रिज्य खंड के लिए थीटा का मान फिर से वही आपका कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो आपका जो प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, प्रोसेस आपका वही रहने वाला है। यहां से फिर से वही त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, -3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। चलिए जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्य खंड घटाएंगे। त्रिभुज के लिए आपका फॉर्मूला क्या रहा, √3/4a² ये त्रिभुज के लिए, और 3 त्रिज्य खंडों के लिए 3 तो संख्या रही, और त्रिज्य खंड का फॉर्मूला πr² θ/360। ठीक है जी, चलिए जब इसको हल करते हैं, इसके अंदर मान रखते हैं पहले तो √3/4। अच्छा, इसका जो मान है वो पाई के फॉर्म में ही है सर, है ना, 4 ऑप्शन आपके पास में। अच्छा, इसमें 4 में ओके सर, पाई नहीं है इसलिए पाई के अंदर हम लोग बात नहीं, पाई का मान रखेंगे। ए कितना है इस बार, 14 है, 14
-3 की संख्या, पाई यहां पर फिर से ऑप्शन में नहीं है इसलिए पाई का मान रखना होगा 22/7। आर स्क्वायर का मतलब यहां पर वही त्रिज्या हो गई सर, और त्रिज्या कितनी है उस वृत्त की 7 है, 7 गुणा 7, थीटा कितना है 60 डिग्री, बटे में कितना 360। और जल्दी से कैलकुलेशन कर लें जैसा आपका पिछला प्रश्न था, ठीक उसी प्रकार से 2 के पहाड़े से इस प्रकार से मैं काट लेता हूं इनको, 7 के पहाड़े से 7 कट गया, 60 से ये 6 बार कटा, 2 के पहाड़े से 3 बार और ये 11 बार कटेगा, और 3 से 3 पूरा कट गया। तो 7 और 7 का गुणा कितना हो गया 49 वर्गमूल 3। 7 का गुणा 49, √3 पीछे बचा हुआ है, और यहां पर 11 और 7 का गुणा 77, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा सर, 49√3 -77, और आपके प्रश्न का आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी। कहीं को कंफ्यूजन है सर? तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपके दिमाग में आ गया होगा, केवल पूछने का तरीका आपका जो है अलग था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और हमारा प्रश्न देखिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेवल का प्रश्न है। वृत्त की परिधि और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, परिधि किसकी, वृत्त की, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है, यानी कि द सर्कमफरेंस, परिधि का सर्कमफरेंस से हुआ, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। वृत्त और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कॉन्सेप्ट लेवल का प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से पाई के अंदर आएगा, तो पाई की फॉर्म के अंदर ही आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी छोड़ना है। ठीक है, जो चीज आपकी बराबर है मैं उसको 1 के बराबर करूंगा। देखिए कई प्रकार के प्रश्न जो है आपके बन सकते हैं जिसमें दो के संबंधों की तुलना की जा सकती है। तो फिलहाल मैंने यहां पर तुलना की है वृत्त की परिधि के साथ में समबाहु त्रिभुज के परिमाप की, और वो दोनों आपस में बराबर है। ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि, ठीक है ना, यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर है, ये हमारे बराबर है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ये आपका बराबर है। तो चलिए ध्यान दीजिए ना, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। और चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो मैंने क्या किया कि 2πr को 1 के और 3a को भी 1 के ही बराबर कर दिया। भाई जब बराबर करना ही है तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ में दोनों को 1 के, दोनों को 3 के, दोनों को 5 के, दोनों को x के, जो भी आपकी इच्छा है उसके बराबर करें। लेकिन होगा क्या, अगर आप x के बराबर करेंगे तो फाइनल लास्ट कैलकुलेशन के बाद x कट जाएगा, अगर 5 के बराबर करते हैं तो 5 कट जाएगा। जब सबको कटना ही है तो इसलिए मैंने 1 के बराबर कर दिया। तो परिधि 2πr का फॉर्मूला 1 के बराबर, परिमाप 3 गुणा भुजा 3a 1 के बराबर। तो यहां से मैं r का मान निकाल देता हूं 1/2π के रूप में, 2π का भाग देते हुए, और यहां से a का मान निकालता हूं 1/3 के रूप में। तो r भी आ गया आपके पास में और a भी आपके पास में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आ गया आपके। चलिए अब मुझे ज्ञात क्या करना है सर, मुझे ज्ञात करना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, और इस क्षेत्रफलों के अनुपात की बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है πr², और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वर्गमूल 3/4a²। मुझे इसका अनुपात ज्ञात करना है। वापस से ध्यान देना भाई, जिनको ज्ञात करना वो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के फॉर्मूले वृत्त के लिए πr² और उसके लिए समबाहु त्रिभुज के लिए √3/4a²। चलिए वैल्यूज को रखने की बात कर लेता हूं। तो पाई को मैंने कहा पाई की फॉर्म में उत्तर देना है r²। ध्यान दीजिए सर, r², r चूंकि 1/2π के बराबर है तो r² ने इसको 2 बार लिखना, 1/2π गुणा 1/2π, अनुपात वर्गमूल 3/4, a² का मतलब हुआ 1/3 और 1/3। क्लियर हो गया सर, a का मान 1/3 है। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जो चीज कटती है, कटती कैसे, अंश और हर में कट जाए, अनुपात के लेफ्ट हैंड साइड में या अनुपात के राइट हैंड साइड में, उसको काटना। जो अनुपात के लेफ्ट और राइट दोनों में अंश में है वो भी कटेगी, दोनों के हर में है वो भी आपस में कट जाएगी, और जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहां जो स्थिति बनेगी, पाई से ये पाई अंश और हर में कट गया, इधर अंश और हर में जब काटूंगा तो √3 से 3 कटेगा और ये √3 बचेगा। सर ध्यान देना, 3 जो है वो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुणा है,
√3 से, चूंकि ये 2 वर्गमूल 3 का गुणा है तो 1 वर्गमूल 3 कटते हुए वर्गमूल 3 बच गया। और इधर हर में ध्यान दीजिए, हर में लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 2 का गुणा जो 4 है वो इस 4 से कट गया। तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है सर, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1/पाई बना, ठीक है, ऊपर 1 है और ये पाई आपका ये वाला बच रहा है, और राइट हैंड साइड में 1/3 √3 हो गया। चलिए इसको और सरल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं और वज्र गुणा करने पर 3 वर्गमूल 3 अनुपात पाई, ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है सर, यानी केवल और केवल फॉर्मूलों को लेते हुए उसमें मान लगाना, छोटी सी गणना हल्की फुल्की काटते हुए पाई का मान भी नहीं रखना, और वज्र गुणा करते हुए सरल अनुपात में 3 √3 अनुपात पाई आपके प्रश्न का आंसर रहा। तो चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको लगा कि भाई कुछ चीजें जो है आपसे छूट गई, तो आप एक बार है ना दोबारा से अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हुए, है ना, वीडियो को वापस से देखते हुए और अपने स्पीड को धीमे कम करते हुए, ज्यादा करते हुए, जैसा भी आपको उचित लगता है उस प्रकार से आप इसको दोबारा से देखने का प्रयास करें। और उसके बाद में नहीं होता है तो फिर से जो है आप इनबॉक्स में मुझे पर्टिकुलर आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि जो है इस चीज को वापस से कभी और है ना भविष्य के अंदर किसी क्लास के साथ में हम इसको रिपीट कर सकें। चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।